किसान मसीहा राकेश टिकैत जी गांव धीरा की तरफ से जो उनको सम्मानित किया जा रहा है अपने किसान नेता राकेश टिकैत जी को गांव धीरा वासियों की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन रतन मान जी को और अपने किसान खनने भी जाना है और खिलाड़ियों के घर भी जाना है। उनके घर के सारा गांव सुबह से बैठे हैं हमारे बीच में। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। ना एक ही दे दो युवा प्रधान। हाँ युवा प्रधान ले भाई। अरे पगड़ी क्या और भाई सबका धन्यवाद है सबका। अपनी 5 तारीख की तैयारी रखो अपनी। देखो मुद्दा क्या है कि मुद्दा तो पिछले 9 महीने से तो दिल्ली में आंदोलन चल रहा। उससे पहले पिछले 3-3, 4-4 महीने से लोगों ने अपने जिलों में आंदोलन करा और पंजाब के लोग तो सड़क पे ही बैठ रहे। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया था उनको, तो वे सड़क पे ही है। वो दिल्ली में लगा लो या पंजाब में लगा लो, 1 साल से ज्यादा उनको हो गया। यहाँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन स्टेट में हम टाइम पे मीटिंग करते रहे, लेकिन हम 9 महीने से पहले हम ज्यादा सड़कों पर नहीं थे। एक दिन का रास्ता जाम कर लिया, फिर खोल दिया, आगे काम करने शुरू करें। लड़ाई ये लंबी चलेगी क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर अब तक बातचीत कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत भी बातचीत करती थी। सर छोटूराम की जमीन ये है, ये धरती उनकी है। जब उनको दिक्कत हुई किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि किसान इस रेट में कनक नहीं देगा। उसने सरकार ने कहा कि भाई हम बढ़ा नहीं सकते जी, किसान देने का नहीं, वो जला देगा अपनी, लेकिन वो देगा नहीं, उसका रेट बढ़ा दो। बहुत मेहनत कश लोग हैं, वो एक फसल को बर्बाद कर देगा अपनी। वो उनकी कहावत आज भी जिंदा है। टिकैत साहब इस कुरुक्षेत्र की जमीन पे हमेशा इस धरती को पवित्र मानना और हमेशा यहाँ पे मीटिंगें करी। वो संगठन की मीटिंग रही हो, हमारे यहाँ पे 2-2, 5-5, 7-7 दिन के कैंप चले हो, क्योंकि यहाँ पे आन के लोगों का विचार परिवर्तन होता है। ये क्रांति की भूमि है। इस सरकार को ये जानकारी नहीं थी कि आपने किन लोगों से पंगा ले लिया। उनने किसान को छेड़ दिया, इस क्षेत्र को छेड़ दिया पूरे को। ये क्षेत्र पंजाब से लगा के कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान में भी हैं वो वहां पर कट गया, लेकिन धरती सब एक है। क्रांतिकारी भूमि है सब। पंजाब के बॉर्डर से लगा कर पूरा ये राजस्थान आप लगा लो, हरियाणा पूरा लगा लो, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब लोग वे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और जो सरकारों की पॉलिसी है कि आप घोषणा पत्र कुछ बनवाओगे और पॉलिसी कोई लेकर आओगे, कोई जनता बेवकूफ नहीं है। आप इनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। आप अपना घोषणा पत्र बता दो ना। घोषणा पत्र में थे कि हम व्यापारियों को उस तरह की छूट देंगे, जो बड़ी कंपनियां होगी कि गोदाम बनाकर उनको छूट देंगे, ये कानून लेकर आएंगे। आपके घोषणा पत्र में तो नहीं थे। आपके घोषणा पत्र में ये भी नहीं था कि हम रिलायंस को बेचेंगे। रिलायंस को आधा देश आप बेच रहे हो, जो टेलीफोन हमारा टेलीकॉम सेक्टर था उसको आप बेचोगे ना। आपके घोषणा पत्र में ये था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम पेट्रोलियम को, भारत पेट्रोल को, इनको बेचोगे। भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है ये एक अमेरिकन कंपनी थी। विशाखापट्टनम में इसका ऑफिस था। जब 62-65 की लड़ाई हुई उस टाइम पे इन्होंने भारत को ही तेल देने से मना कर दिया था। उस टाइम पे इस कंपनी का अधिग्रहण करा गया और इसका भारत पेट्रोलियम, इसका नाम बदल के वो करा गया। नाम तो ध्यान नहीं कि वो अमेरिकन नाम उसका क्या था। आज उन्हीं कोई फिर बड़ी बड़ी कंपनियों का आप उसको बेच रहे हैं। विशाखापट्टनम में ही एक स्टील प्लांट है, उसमें
6 गांव ने 22,500 एकड़ जमीन दान में दी उस प्लांट को लगाने के लिए। उसमें 32 लोग शहीद हुए कि ये प्लांट चले। वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है। आज वो प्लांट चल रहा, भारत सरकार को बहुत आमदनी उससे है, वो बड़ी इंडस्ट्री है। उसको बेचा जा रहा है, उसकी कीमत 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और उसको 14,000 रुपए में बेचा जा रहा है। जैसे आप समझ लो कि किसी की कीमत 3.5-4 लाख रुपया हो और उसको 14,000 रुपए में बेच देते हो, वो अडानी को जाएगा। ये सब तय हो चुका है। गुजरात मॉडल क्या है कि गुजरात में 60 गांव की जमीन खेती करने के लिए अधिग्रहण करी किसान की। वे 60 गांव के लोग आम की खेती वहां पे करते थे, वो रिलायंस को दे दी। वे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज भी बैठ के फैसला कंपनी के पक्ष में दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जो सिंगल बेंच में गया वही जज था, डबल बेंच में गया उसी जज का ट्रांसफर हुआ, ट्रिपल बेंच में भी गया तो उसी जज को हेड बनाया गया, उसको सब उन्हीं को दे दी। तो ये कहने की गुंजाइश नहीं, कोई वो नहीं रहा कि देश की सब संस्थाओं पे सरकारों ने कब्जा कर लिया। 60 गांव की जमीन आम की खेती होती थी। बम्बई में रहने वाली कंपनी गुजरात में आम की खेती करेगी, वो फायदे में रहेगी। गुजरात के लोग जो अपने गांव में 2, 3 और 500 मीटर पर खेती करते थे वो नुकसान में थे। वो कौन सा फार्मूला है, कौन सा वो मैथ का टीचर है, भाई उससे मिलवा दो। रेलवेज अगले साल तक 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के बाहर होंगे। ये रेल इसलिए नहीं चल रही कि कोरोना है वो है, रेल इसलिए चल रही है कि उनके रूट डिसाइड हो रहे हैं। 154 रेल जो रूट है वो बेच दिए अब तक। 154 का मतलब है कि 750 ट्रेनें बिक चुकी है। उनके कर्मचारी आज 6, 7 और 8 हजार रुपए में, जो उसके सफाई कर्मचारी वहां पे हैं, जो उसमें काम करते थे रेलवे में, जो पहले कंपनी के होते थे, जो सरकारी होते थे, वो धीरे धीरे और ट्रेन प्राइवेट कंपनी को दे दी, अपना थोड़े पैसों में उसको रखेंगे। यही हाल हर विभाग का है। पुलिस प्रशासन के लोग, इनकी भी जबान बंद कर रखी है। कभी आपने इनका क्वार्टर जाकर देखा? कोई पुलिस का जो कांस्टेबल है, हम कहते हैं जी ये वर्दी पहन के सड़क पर खड़ा, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है ना। उससे तो बड़ी भ्रष्टाचारी सरकारें हैं। उनकी सैलरी एक जो टीचर है उससे भी कम उनकी सैलरियां हैं। लेकिन टीचर अपना आंदोलन देश में कर सकता है, पुलिस के कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकते, जुबान नहीं निकाल सकते। मिलिट्री में अगर कोई जवान हमारा बॉर्डर के ऊपर था और उसने कह दिया कि दाल में पानी था, तो उसको सस्पेंड कर दिया, उसके घरों पे भी मुकदमे लिख दिए। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश कर्मचारी करेगा तो उसको कहेगा नहीं ये तो डिसिप्लिन फोर्स है, ये आवाज कैसे उठा सकती है। इनकी तनख्वाहें जब बढ़ाई गई उसमें क्लिनिकल मिस्टेक दिखाई गई कि जो क्लर्क जो कंप्यूटर है उसने मिस्टेक कर दी। अगर वो ठीक हो जाए तो इनकी सैलरी करीब 40% बढ़ जाएगी। लेकिन जो आवाज उठावेगा वही जेल में जाएगा, वही देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार के खिलाफत करने का मतलब है कि ये देश का गद्दार है। बहुत लोग कहते हैं जी लाल किले पे रास्ता सरकार ने दिया जाने के लिए। वहां एक धार्मिक ध्वज लगा, धार्मिक ध्वज लगाने का देश में क्या कानून में सजा है? वो सजा दे दो। राष्ट्रीय झंडे को किसी ने नहीं छेड़ा, कंप्यूटर से छेड़खानी करी गई उसके साथ में। हाई कोर्ट जबलपुर, हाई कोर्ट राजस्थान, वहां पे तिरंगे की जगह वहां पे भगवे झंडे फहराए गए आरएसएस के। क्या तिरंगे से बड़ा है वो?
जो इनका नागपुर में जो वो है 95 से पहले वहां पे कभी उन्होंने अपने कार्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया। तो इनको कोई लगाव नहीं है देश से, कोई लगाव नहीं है। आज ये झंडे की आड़ लेके, झंडे को आगे करके, अरे जाना है तो तुम्हारी हिम्मत है तो वैसे जाओ ना गांव में, गांव के लोगों से मुकाबला करो। विधायक हो आप चुने हुए, एमपी चुने हुए हो, आप तिरंगे को आगे लगा कर उसके पीछे जब चेहरा देखते हैं तो चेहरा सरकार उसके पीछे दिखती है। तिरंगा आगे रहेगा, लोग बाग समझते हैं कि तिरंगा लेकर आ रहा वही कोई क्रांतिकारी आदमी होगा। जब उसके पीछे देखेंगे क्रांतिकारी कहाँ, ये तो यहाँ का विधायक और सांसद है, लेकिन तिरंगा आगे ले रहा। भाई आरएसएस पे भी वहां पे भी दिखवा दो ना, जिनकी पाठशाला में आप पढ़े उनसे भी पूछ लो कि 95 से पहले उन्होंने कभी वहां पे तिरंगा क्यों नहीं लगाया। सवाल हमारा यह है कि सरकार अगर बीजेपी की भी होती वह भी बातचीत करती। सरकार बीजेपी की भी नहीं है देश में। बहुत पत्रकार और वे सवाल करते हैं कि नहीं उनकी सरकार है। मैं कहा विज्ञापन लिए मोदी सरकार पे, आज बता रहे उनकी विज्ञापन किस चीज पे लिए, क्या लिखा उसमें। अखबारों में खबर आती थी, बड़े बड़े ऐड आते थे टीवी पे। हमारे तो बच्चों ना छोटे छोटे कहते जी घर घर मोदी हर हर मोदी, और अब की बार मोदी सरकार दौरा। पैदा तो ये बोलना सीख गया, तो पहले ऐसा क्या उसकी सेहत की घुंटी चटा देती कि मोदी सरकार दौरा, बोलता ही घुंटा सा चलना सीख गया, नहीं मोदी का नाम पहले ले था। इनके तो जो बड़े नेता थे जिन्होंने गांव में काम करा, जो उस विचारधारा के लोग थे, ऐसा नहीं कि ये सब खराब लोग थे इसमें, उस विचारधारा के लोग इसमें थे, वे हमारे मन छुपाए। कहा गया कांग्रेस बहुत खराब है, मगर हटाओ लोग ऊपरले वाले का नाम, कहने लगे जी हम ऑर्गेनिक पे काम करेंगे। मुरली मनोहर जोशी वे कहते थे हम ऑर्गेनिक पे काम करेंगे, हम सब चीजों पे काम करेंगे। मगर बिल्कुल संत महात्मा ही है, हम यही काम करेंगे और रेट बढ़ना चाहिए, किसान का नुकसान हुआ, मिट्टी में केमिकल बहुत पड़ गए, इसको ठीक करेंगे, सब्जी पे केमिकल गिरे इसको ठीक करेंगे, और पेट पौधे और जो दवाई है वो अंग्रेजी दवाई नहीं खानी चाहिए, देसी दवाई खाओगे। मका भाई संत महात्मा मिल गए कहीं से सारे। अब वे बोलते ही नहीं, घर में बंद कर दिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का पता नहीं लगने दिया, ऐसे ही बहुत नेता इन्होंने घरों के अंदर बंद कर दिए। वो बयान नहीं दे सकते, उनके बाहर पुलिस बैठी, कोई प्रेस के आदमी जाने की हिम्मत नहीं, चले जाओ। उन्हें फोन दे रखे, उनके फोन सारे टेप हो, वे चिल्ला रहे हमारे फोन टेप हो रहे, सुनेगा कौन। हालात ये हैं कि इन्होंने अपने नेता ही बंद कर रखे। ये जुटे चिल्ला रहे जी हमारी पार्टी पर थारी है कहाँ, तुमने जो कुछ कुमा धुआ था थारा लेखा जोखा, उसकी व्यापारी की ढाल जो लेखा जोखा है ना लाल डायरी का, वो थारी लाल डायरी लेकर भाग गया मोदी। तुम उसे ढूंढो, मारे से क्यों लड़ रहे, मारे में क्या है भाई थारा। मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। क्या 7 साल में जब से ये प्रधानमंत्री बने किसी किसान संगठन से बातचीत नहीं करोगे आप? जब देश में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2007 में गेहूं बाहर से आ रहा था विदेशों से, उसका रेट था 1600 रुपया क्विंटल, 14,000 से 16,000 रुपया टन। टिकैत साहब को बुलवाया, पंजाब से अजमेर सिंह लाखोवाल थे, चौधरी युद्धवीर सिंह, ये 3 लोग गए। उनका सवाल था कि देश में गेहूं की कणक की प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है। 1 घंटे की बातचीत हुई, सब लोग गांव से जुड़े हुए थे, टिकैत साहब भी लाखोवाल जी, क्योंकि पंजाब
और हरियाणा एक ही मानते हैं गेहूं के मामले में। टिकैत साहब ने कहा भाई किस रेट में खरीद रहे बाहर से? अब जी बाहर से खरीद रहे हम 1600 रुपये में, और अपने वालों को कितना दे रहे? अपने वालों को दे रहे 640 रुपया। तो भाई थारा नाश तो होगा तो हमें बचा कौन लेगा? मतलब घर वाले को 600 रुपया, बाहर वाले को 1600 रुपया, तो कौन बोलेगा भाई? कह लगे जी क्या करे कि इनका रेट बढ़ा दो। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर नवंबर में किसान बिजाई कर देगा, मार्च अप्रैल में खरीद की तैयारी कर लेना। बाहर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दो। हमारे पास में 6 महीने का राशन है, फरवरी में नया गेहूं हमारे पास में आ जाएगा, फरवरी के लास्ट और मार्च के पहले उसमें महीने हैं 4-5 आ जाएगा। मध्य प्रदेश वाला, राजस्थान का, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनका गेहूं आ जाएगा। वो कैंसिल करा नहीं करा वो तो नहीं पता, लेकिन 400 कुछ रुपया बढ़ा था उस टाइम पे। जैसे ही 400-450 रुपये बढ़ा, किसान ने तसल्ली से गेहूं बोया अपना, और सरकार ने अप्रैल में हाथ खड़ा कर दिया था। जब पंजाब और उसका नंबर आया, इतना गेहूं देश ने पैदा करके दे दिया था। आज भी 14 साल हो गए उन बात को। 1 किलो गेहूं अनाज बाहर से खरीद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये किसान की इतनी गलती है कि इसने देश को भूख से नहीं मरने दिया। इस किसान की गलती है कि कोरोना काल में फावड़े से किसान काम कर रहा है, पुलिस का डंडा उसके पीछे पड़ा, उसने खड़ा होकर ये नहीं देखा, उसने कहा कि नहीं पहले ये जो पानी टूट रहा है ना, ये जो गेहूं की खेती है, ये जो गेहूं की कटाई मुझे करनी, मैं पहले ये कर लूं, क्योंकि गेहूं की फसल पकी खड़ी थी, इसमें पानी चला गया तो इसकी कटाई नहीं होने की। पुलिस डंडे बजा रही, लेकिन उसने पानी उस खेत में नहीं जाने दिया। वो नाक के मुंहता रहा फावड़ा लेके, और पुलिस लाठी बजाते रही। हमने तो उस हालात में आपको अनाज पैदा करके दिया। आज गलती है कि प्रोडक्शन देश का ज्यादा हो गया तो उतना ही नुकसान होगा। आज गेहूं का रेट है 1200 और 1300 रुपये क्विंटल। देहरादून में कल हम थे, उन्होंने कहा जी 1300 रुपया क्विंटल गेहूं का रेट है, मांग रहे। जीरी 800 रुपया क्विंटल बिहार से और वहां से खरीद के। एक ही जिले का हमने भ्रष्टाचार खोला, उत्तर प्रदेश का, वो जिला है रामपुर, मुरादाबाद के, वहां पे 11,000 फर्जी किसान बनवा के खरीद करी। वो तो दिया ही नहीं किसी को एमएसपी। कह ले जी दाना काला है, 8 दिन लोग को खड़ी कर रखी ट्रोली। वो कह ले रेट क्या है जी? रेट है 1400 रुपये का। रेट कितना है? कह लगा भाई रेट गेहूं में भी और जीरी में भी, उसमें जीरी में भी, कणक में भी यही हाल हुआ। हमने कहा भाई इसकी जांच करो। हमने सारे दस्तावेज उनको दिए। जिन जगह पे स्कूल बन की बिल्डिंग बन रही, जिसपे कॉलोनी कट रही, उसमें गेहूं की जीरी की खेती, और इनका निकले भी बहुत। जो ये फर्जी करे ना काम, इनके एकड़ में 65 क्विंटल निकले। कहा भाई वो बीज हमको भी दे दो, हम खामा तंग हो रहे। जिसका एक किले में 65 क्विंटल निकलता हो एकड़ में, वो बीज दे दो भाई, कहां से जाए? मन से खरीद दे, कह ले जी 65, वो लिख रहा बीज में बेचें, उसमें बेचें। जो प्रधानमंत्री कहते नहीं है कि एक फोन कॉल की दूरी है, सब लोग सुनते होंगे, आप भी प्रेस के लोग भी हमको कहें, तो ना उस एक फोन का इस्तेमाल करा, सिम खरीदे, उस फोन से सिम से एक कॉल करी, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उस पे वो ओटीपी नंबर आ गया, किसान पक्का बन गया। जगह कहीं की जगह हाईवे बन गया, सड़क की जगह में गेहूं की खेती हुई, धान की खेती हुई, परमानेंट किसान बन गया। हो सस्ते में खरीद कर वहां बेच दिया। 11,000 फर्जी किसान पकड़े, जांच चल रही। और रवीश ने एक दिन दिखा भी, अभी भी करीब अकेले जिले में 200 करोड़ का घोटाला है एक जिले में। इसीलिए सरकार एमएसपी को कानून नहीं बनाना चाहती। इनके जो व्यापारी साथी हैं उनको लूट कैसे करवानी है। दूध का एक कानून आ रहा, जिसके 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब मुझे ये बता दो, अगर भैंस एक है तो
कनेक्शन घर वाला। अगर भैंस बिहागी तो 2 हो गए तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, या तो कटड़ू मरेगा भाई, कटड़ू को मारना पड़ेगा, और चेकिंग होगी तो 2 पशु हैं। थोड़ा बड़ा इलाज है, कौन इनको ज्ञान देता है, कौन वहां पर बैठे। तो ये भाई बुद्धिजीवी आदमी है 7वीं मंजिल पर बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। एक कमेटी में थे हम, 2012-13 में एक कमेटी बनी, चंद्रा कमेटी। उसके था कि जो मैकेनिज्म है फसलों का रेट कैसे बढ़े, उसकी कमेटी, कई कमेटी हुई, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, पेंट पे रे मिट्टी से उनको बदबू आती है, हमको मिट्टी से खुशबू आती है। उन्होंने कहा जी जो किसान का बैल है, ध्यान से सुन लेना, किसान का बैल खेत में 1 साल में 145 दिन काम करता है, तो उसकी 145 दिन की दाढ़ी लगा दी। सबने लिख दिया। हमने कहा भाई एक बात हम भी कह दें, अगदी बताओ। मगर 140-45 दिन 50 दिन के बाद में बैल कहाँ जाता है? कह लगे जब उसने काम एक ही दिन करा। मगर हाँ, हम भी तो यही कह रहे, बैल कहाँ से आता है, वो कहाँ जाता है फिर काम करके? उसके बाद में उससे घास खावे, पानी पीवे, वो क्या करे वो बता दो। अभी ना वो कोई सवाल नहीं, हम तो 145 दिन की लगाएंगे उसकी दाढ़ी। 145 दिन बैल ने खेत में काम करा, उसकी वो लगा दो। तो भाई ऐसे बुद्धिजीवी आदमी, उसे ये नहीं पता कि बैल तो घर में बैठा, वो घास भी खाओगा, दाना भी खाओगा, वो चलेगा भी, वो पानी भी पीएगा। उससे काम 1 दिन ले लो चाहे 100 दिन ले लो, अगर वो घर में बंद रहा तो काम सारा करेगा। तो इस तरह के भाई ये लोग हैं, ऐसे लोग उसे पाला पड़ रहा। उल्टा हल जोड़ रखा है इन्होंने, उल्टा हल जोड़ रखा, जुआ रख रखा डंडे से पिछली तरफ, हल लगा रखा आगे उल्टा। और सरकार कह रही कि देख लो, हम कह रहे कि खेती करने का यही तरीका सबसे बढ़िया है, बातचीत कर लो। हल उल्टा लग रहा, ना तो आगे को चल सकता ना चल सकता। अगर बैल उल्टे चलेंगे तो हल सुलटा लगेगा, और बैल सुलटे चले तो हल उनके पैरों में लगेगा। कह रहे कि नहीं, खेती करने का तरीका हम बताओगे। मतलब बैल भी बांध दिया, हल भी बांध दिया, आगे पीछे चल ही नहीं सकता, दोनों का इलाज कर दिया। तो भाई ये आंदोलन चलेगा लंबा, जमीन बचानी है तो। और भाई किसी को जमीन बेच कर मकान बनाना है तो उसके लिए तो सुनहरी मौका है, अपना फटाफट अपना बेचो। लाला बड़ी बड़ी कंपनियां जमीन खरीद रही है, अब देकर अपना मकान बनाएंगे, क्यों खामखा आंदोलन में पर्चे दर्ज करवा रहे? भाई अपना आराम करो, हो सके कि भाई दिक्कत हो। बिहार का मजदूर आता है, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, बिहार बनेगा। मंडियां बंद होगी 15 साल पहले, मंडी में घास जम रहे, जो मंडी की जमीन थी ना, ये बेकीमती जमीन है मंडी की, इसको भी बेचेंगे, ये सब बिकेगा देश में। पत्रकार बहुत पूछने लगते हैं, कई सवाल पूछे हैं। हमने कहा भाई हम भी गांव में गए थे, गांव के लोगों ने ये पूछा कि देश की पार्लियामेंट बड़ी है या ये व्यापारी बड़ा है? पत्रकार कह लगे जी पार्लियामेंट बड़ी है। मैं कहा गांव के लोग भी यही कहते हैं कि पार्लियामेंट बड़ी हो भाई, कानून बने वहां पे। लेकिन व्यापारी के गोदाम पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में आए। कौन सी सुरंग से व्यापारी का जिसने बताया कि इसी पे साइन कर दें? उसे कैसे पता था? हमें तो नहीं पता रहता, हमें तो ओसरे का नहीं पता रहता नहर आवेगी या नहीं आवेगी, हमें तो नहर का नहीं पता। हम तो जब विश्वास करें जब नहर में पानी आ जाता है, जब विश्वास करें भाई खोल लिया नहर में पानी आ गया। हमें नहर के पानी का नहीं पता कब आवेगी, हमें बिजली का नहीं पता कब आवेगी, लेकिन देश में कानून का पता है। बड़े उद्योगपति कानून का पता है कि गोदाम बना दिया उसने जमीन ने लेके, और कानून उसके पक्षमान है। देश की पार्लियामेंट को भी गिरवी रख दिया गया, कुछ नहीं बचा। बचा तो सिर्फ आंदोलन बचा।
ये किसान, ये मजदूर, ये व्यापारी, ये दुकानदार, ये नौजवान अगर बचेगा तो पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। ये ध्यान से सुन लेना, ये बचेगा तो ये आंदोलन से बचेगा, ये बचेगा तो किसानी झंडे से बचेगा। ये राजनीति से नहीं बच सकता। राजनीति एक फूबिया है, हमने भी लड़का देखा, हमको भी बने करा था। टिकैत साहब ने कहा कि इन्हें को पाकर करना सोवे मका जिंदा वहां लड़ाई लड़ लेंगे जाके, कह लगे वहां कोई नहीं जान देने का। आंदोलन ठीक कर ले, झंडा कहीं गाड़ लोगे, उसे झंडे को पुलिस प्रशासन सरकार की हटाने की ताकत नहीं। हमने कहा जिंदा लड़का है, देखें कह लगा लड़ ले, अपने भरोसा लड़िए, किसान संगठन के भरोसा तो लड़िए ना। दीदी और जहां पे भी जाते हैं कि ना आपका काम थोड़ा है, आपका काम थोड़ा है, आपका काम तो आंदोलन का उसका है। हमने तो देखे कान पर बैठा देखे चूं बोल ली, हम तो राजनीति के ढब को पा करके भी नहीं सोने के भाई। और जिसने भी देश में जितने भी किसान संगठन हैं, ये कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु और वहां पे किसी भी किसान संगठन को पॉलिटिक्स में कभी उसको फायदा नहीं हुआ। उन्हें भी लड़का देखा तो वहां कोई फायदा किसी को नहीं। एक तो हो सके भाई किसी पार्टी से ओल्ले पछिंदे को अपना भाई टिकट पिकट झटक जा, अपना ले आओ, तेरी ओल्ले पछिंदे तेरी मदद कर देंगे, इतना तो कानूनी फीसी हो सके। तो डायरेक्ट कूदना चाहता हूं कि नहीं मैं तो लड़ूंगा पार्टी बना के और वो करूंगा, अरे बहुत उत्साह चीज है, यहाँ तो दूध के तेल के पैसे नहीं, वहां पे आंदोलन चलाने के लिए इसका प्रेस का पूरा नहीं पाट सकता, या सब कुछ ठग लगी, सारी जितनी जमीन पमीन है ना ये इनका प्रेस में विज्ञापन का पूरा नहीं पटे, बहुत वो है। तो इससे बगल रहना चाहिए। सब लोग अपनी आंदोलन में काम करें, सब लोगों की जरूरत है इस आंदोलन में। और ये एक बड़ी लड़ाई है, ये शांति से जीती जाएगी, क्रांति से भी नहीं जीती जाएगी। क्रांति करके देखी थी, आंदोलन के बाद में अगर हिंसक क्रांतियां होती है और बहुत लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं हम सरकार के खिलाफ अपनी ताकत से, लाठी और गोली और बंदूक की ताकत से हम सरकार को झुकाओगे, सरकार तो चाहती है कि ये बंदूक के उठावे हैं। मैं खास करके किससे बता देता हूं, जिन जिन लोगों ने आंदोलन में बंदूक का सहारा लिया वो कौमें बर्बाद हुई, वो आंदोलन बर्बाद हुए। वो माओवादी ले लो या पंजाब का अपना वो ले लो, हमारे नौजवान ने पंजाब में पहले जब एक सरदार खड़ा हो जाता था तो 100 लोग को भारी पड़ता था कि भाई सरदार जी खड़ा पे चढ़ जाओ। 80,000 जवान हमने बर्बाद करके मर के, और आज कहां खड़े हैं। यही हाल माओवाद का है, यही हाल नेपाल का हुआ। जिन जिन लोगों ने आंदोलन को हिंसक रूप दिया वो बर्बाद हुए। शांति से लंगर चलाओ, बाबाओं का बड़ा योगदान है। मैं तो देखा, हम तो गुरुद्वारे में माथा टेकने तो जाते थे, 2 प्रसादे मिल गए खा लिए, लेकिन जो बाबा देखे ये तो अजीब ही मामला है। बाबा स्टेज पर जाते ही नहीं, भगवान मारे वाले तो बहुत क्रांतिकारी, अगर किसी ने भंडारा लगा दिया तो कहेगा स्टेज पर अगली तरफ बैठूंगा और भाषण दूंगा। हम बाबा को कहे बाबा जी भाषण दे लो, कह ले नाना है यहीं बैठे, भगवान ये ठीक है, ये तालमेल ज्यादा बढ़िया मिल गया। और गुरुओं का संबंध इन क्षेत्र से रहा है, जो गुरु रहे हैं गुरु का संबंध इन क्षेत्र से रहा है। खाप पंचायतों से गुरुओं का संबंध रहा है। सोनीपत में एक नाहरी गांव है, जब गुरु गोविंद सिंह पंजाब से वापसी नांदेड़ गए तो यहां से वापसी में गांव-गांव से उस टाइम पे क्या साधन होंगे भेजे जाते, तो नाहरी गांव में रुके। खाप पंचायतों का गांव है नाहरी, वहां पे रुके और वहां पर उन्होंने कहा भाई हमारा तो परिवार और सब कुछ खत्म हो गया, अब हम तो यहां से जा रहे हैं, नांदेड़ जा रहे हैं, महाराष्ट्र में गए हुए।
हम अब इधर नहीं आएंगे, लेकिन हम किसी को भेजेंगे यहाँ पे, उसकी मदद करना। तो नारी गांव वालों ने कहा भाई बाबा जी भेज देना। उन्होंने बाबा बंदे बहादुर, उन्हें कहा, वो संत थे, उन्हें कहा भाई जाओ लड़ाई लड़ो। कह रहे बाबा जी जब आपसे कुछ नहीं है, मुझे क्यों, मैं मेरा जीवन ठीक व्यतीत हो रहा, क्यों मुझे कहेंगे झंझट में दुनियादारी बढ़े। बंदे बहादुर है, तेरा नाम बहादुर है, तू जा, तू जिस काम के लिए है वो टाइम आ गया। अजी मैं किला क्या कर लूंगा, कह लगा जा तू वहां पे जाना नाहरी गांव में। उन्हें रास्ता बताया, नक्शा बताया, वे नाहरी गांव में आए, 3 महीने यहाँ पर रुके। उन्हें जींद, हिसार या सोनीपत, पानीपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, जितनी भी खापें थी उन लोगों से बातचीत करी। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और 3 महीने में खाप पंचायत ने 4700 जो हमारे जवान थे खाप पंचायत की तरफ से लड़ते थे, योद्धा, वे दिए। यहां से फिर पंजाब जुड़ा, जैसे चलते रहे तो पंजाब की फौज वो चलती रही, जैसे अब दिल्ली में जुड़ते चले गए ऐसे ही जुड़ी, तो सरहंद फतेह हुई। तो खाप पंचायतों का और गुरुओं का बड़ा तालमेल है। एक दिन में आप पंजाब से चले, चलते ही एक दिन में तालमेल कैसे हो गया। जिसकी गाड़ी जहां रुक गई, एक पंजाब की रुकी सिंघू बॉर्डर पे, उसके आगे हरियाणा रुक गया, उसके आगे दूसरा गांव रुक गया, फिर वो रुक गया, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है, हमारा ब्लड रिलेशन एक है, हमारे गोत एक है, हमारी खापे एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा भाषा में तो थोड़ा सा परिवर्तन सा था, नहीं तो है तो हम एक। तो ये चीजें हैं, इस तालमेल को बना कर रखना, इसको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। अभी यहां पे होगा कि कह लगे अच्छा ये हिंदू सिखों को अलग अलग करो, जाओ केस, फिर कह लगा ठाकुर और सिखों को करो, फिर गुज्जर और सिखों को करो। तो भाई बचकर रहना, सारे एक रहना, इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना। ये 6 महीने खतरनाक हैं सरकार, इसमें खेल खेलेगी कुछ न कुछ, क्योंकि चुप रहने वाला जो कहता है ना कि ये आदमी में चुपचाप बैठा, कुत्ता बहुत को ठगना लेकिन बैठा शांति से, कुछ नहीं कहने का। युद्ध गांव में कहेगा, जोन सा चुप बैठा नहीं कह रहा, गांव में नहीं कह करते सौरा गुना है, बोलता नहीं, यू बोलता नहीं, तो इसका मतलब प्लान बना रहा बैठा हुआ। तो भाई वो प्लान बना रहा, इनकी प्लान में नहीं फंसना, आप इकट्ठे रहो, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तालमेल अपना ब्याह शादी में भी बनाकर रखो, और अपना आना जाना रहो तो सब एक दूसरे के एड्रेस ले करो। जाएंगे पंजाब वाले आदमी बहुत बेडब है, पंजाब वाले बहुत गए थे, आज भी रात वहीं रहे, 2 बजे पंडा छोड़ा, बहुत मुश्किल से कोड़ी भर कर छोड़ ही ना, अरे बका फिर आवेंगे चलेंगे फिर। तो पंजाब के और सब सिख हैं, कोई ये नहीं है, बाबा पहले पगड़ी तो बांधते थे, सारे सिखी तो हैं सारे। जो भी परिवार में बड़ा लड़का है वो सिख है, वो फौज की सिपाही हैं। श्री अकाल। भाई टिकैत साहब भी हमेशा कहते थे भाई 3 होने चाह, एक खेती करने के लिए, एक नौकरी करने के लिए, एक आंदोलन करने के लिए। अब घर में हो रहा है एक का, उससे आंदोलन करवा लो, उससे खेती करवा लो या नौकरी करवा लो, उससे क्या क्या करवाओगे। और जहां 2-3 है, एक आध दफ्तर रूढ़ झमपुड़ जा रहा हुई जा, इसे शांति से चलाओ, इसका पूरा लंगर भंडार उसा पटेगा, अपना करो घर से शीत दूध दही का खाना। और क्या कहावत है, दूध दही का खाना, हरियाणा प्रदेश हमारा, हाँ देशम देश हरियाणा और पंजाब सब एक ही हैं। और भाई जो सिंगर है हमारे, उनका भी बहुत धन्यवाद है, उन्होंने भी बहुत गाने बनाए, सबसे पहले पंजाब ने बनाए, उसके बाद हरियाणा और फिर राजस्थान, अब अपनी भाषाओं में सब ने बना रखे, कर्नाटक तक बना रखे। कृषि मंत्री झारखंड वो जल लेकर आया उस टाइम पे, और कृषि मंत्री भी बड़ा क्रांतिकारी वहां का, बादल कृषि मंत्री, उसका घर दर है ही नहीं कुछ भी, वो है कृषि मंत्री, घर छोड़ दिया था 15 साल पहले। मगा जी रहो कहाँ के लगा,
मैं तो जहाँ रुकूं किसी भी गांव में रुक जाऊं 900 ट्रैक्टर लेकर गया। तो ऐसे लोग हैं, इंग्लैंड से लोग जल लेकर आए, पूरी दुनिया से लोगों ने भेजे। वो चाहे उन्होंने व्हाट्सएप पे दिखाया जी ये जल है, ये अमेरिका से यूएसए से है, ये जल हम भेज रहे। पंजाब और हरियाणा को देखना हम क्या, उन्हें लंगर और भंडारे में कोई दिक्कत नहीं आने मका देख लियो, अगर थारे बस का ना हो तो भाई बाबाओं को कह देंगे, हम तो भी लगा देंगे यहाँ पे। कह ना जी उन्हें ना कह दिया बिल्कुल भी। तो सब तैयारी चल रही बहुत बड़ी उसमें। और लोग यहाँ से भाई अपना यहाँ से तो ट्रैक्टर का जुगाड़ कर लियो अपना, और क्या। हाँ, मेरी हाथ जोड़कर सिर्फ 5 मिनट दो। चौधरी साहब के इतने प्रोग्राम में मिस होने लग रहा और हमारे फोन आने लग रहे।